हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट की कि प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, वेरियस एजुकेशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सुपरविजन्स ऑफ वर्किंग ऑफ स्कूल एंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिसीजंस ऑफ करिकुलम। हमें करिकुलम में कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए एंड कौन कौन सी इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस जो है, इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, देन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, कि हर एक व्यक्ति को, ठीक है, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। इसे कहते हैं हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मीनिंग की बात करते हैं। द टर्म यूनिवर्सलाइजेशन इज़ मॉडर्न कंसेप्ट विच मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। मीन्स क्या है, हर एक व्यक्ति, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। 21st सेंचुरी, एवरीवन वांट्स टू डेवलप हिमसेल्फ। 21वीं सदी चल रही है और हर एक व्यक्ति क्या खुद को डेवलप करना चाहता है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वन गेट्स एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेटेड, कि ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से क्या हो, एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। द टर्म यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज़ मेनली deducted from the directive principles of state policies contained in Article 45। आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव पॉलिसी, जो हमने DPSP पढ़ा था, उसमें क्या आर्टिकल 45 में ये बात बताई गई थी कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, इसको हटा करके क्या आर्टिकल 21A जो है वो बना दिया गया। तो उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया। तो उसका यही मकसद था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन हर एक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्या है जेंडर का हो, रेस, कास्ट, क्रीड, किसी का भी हो, उसको क्या है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो टुडे every nation is adopting welfare policies। it means every citizen of nation has right to get education। हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को अधिकार है देश के कि वो एजुकेशन को प्राप्त करे। विद द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, इंडिया हैज़ provided free and compulsory education for children between 6 to 14 years of age। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर। अब डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। अकॉर्डिंग टू SN मुखर्जी, एजुकेशनल मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड लिटिल वर्क इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। कि एजुकेशन मशीनरी ने क्या है, बहुत ही कम काम करना शुरू किया है प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में। बट द डेस्टिनेशन इज़ फार अहेड। इट विल कंटैक्ट ऑल द पीपल्स विद कंपलसरी एजुकेशन। तो अभी जो उसकी डेस्टिनेशन है वो बहुत दूर है, और क्या है कि हम इसको क्या है कनेक्ट कर सकते हैं पीपल विद कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन के द्वारा क्या हम इसे अचीव कर सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू JP नायक, प्राइमरी एजुकेशन इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल डेवलपमेंट ऑफ द होल सोसाइटी। कि प्राइमरी एजुकेशन क्या है, एक सिंबल है जिससे क्या करेंगे हम, सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं पूरी कंट्री का। अब देखते हैं कि वेरियस एजुकेशनल प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले बनाया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये 2009 में आया था। अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की भी बात करी गई है एंड कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं SC और ST और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए कि उन्हें शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 2009 में आया था। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट टू एजुकेशन दिया गया है कि हर एक बच्चा
हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसे शिक्षा प्राप्त होनी ही चाहिए। उसे क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। सो पीपल अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, दीज आर्टिकल्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसने आर्टिकल 29 और 30 ने क्या क्या कहा था कि ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी लोगों को कि वो क्या कर सके, इंडिपेंडेंस के बाद क्या कर सके, अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। पर क्या था कि 85% ऑफ आवर कंट्री वॉज इलिटरेट। तो 85% हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट रह गई थी, सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे। बट इंडियन गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरियस कमीशन एंड कमेटीज़ टाइम टू टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी कमेटीज़ का गठन किया गया। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन। तो इतने सारे कमीशंस बनाए गए, इतनी सारी कमेटियों का गठन किया गया ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, उसमें जो भी कमियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। अब इसमें आर्टिकल 21A ऐड किया गया एज ए न्यू आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट के तहत क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अमेंडमेंट एक्ट 2002। इट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, ये क्या प्रोवाइड करता था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशंस फॉर ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 6 to 14, कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। सो 21A आर्टिकल ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट में, और ये क्या 2002 में किया गया था। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 29A क्लियर्स दैट any school or university can promote education in regional language। 21A ये कहता है कि कोई भी स्कूल है या यूनिवर्सिटी है वो रीजनल लैंग्वेज में, जो भी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसमें एजुकेशन को प्रमोट करेगी, कि इंग्लिश पर ही फोकस नहीं किया जाएगा। बच्चे जिस लैंग्वेज में बेहतर तरीके से समझते हैं उन्हें उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। उसके बाद बात करी गई थी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिनाइल ऑफ एडमिशन ऑन एनी सिटीज़न, कि किसी भी बच्चे को है एडमिशन देने से क्या डिनाई नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा, ऑन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड और एडिड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एडिड या मेंटेन की गई है, ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी आधार पर, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम इन आर्टिकल 29A। तो आर्टिकल 29A ये कहता है कि किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए आप मना नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म से बिलोंग करता हो। उसके बाद आर्टिकल 30 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के तहत क्या है, माइनॉरिटी की फ्रीडम नहीं छीनी जाएगी। मैटर ऑफ रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो क्या है, फ्रीडम दी जाएगी माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कि वो क्या है अपना एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस क्या है, एड दी जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा सहायता दी जाएगी इनके लिए। देन आर्टिकल 30 सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द स्टेट on the ground that the language of management of minorities whether based on religious or language, कि इसमें क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट एडेड जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनमें डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म या भाषा के हों। आगे बात करते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या कहते हैं, कि आर्टिकल 45 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर्टिकल 45 क्या कहता है, क्लियर करता है दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट टू अरेंज एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जो स्टेट हैं वो क्या एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं उसको अरेंज करेगा ताकि बच्चों का क्या ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। फ्री एजुकेशन मीन्स दैट नो चाइल्ड other than a child who has admitted by his or her parent to school which is not supported by the appropriate government shall be liable to pay any kind of fees or charge or expenses which may prevent him or her from pursuing their completing elementary education। तो फ्री एजुकेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स के पास अगर पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो
क्या है, इस सिर्फ पैसे ना होने के बेसिस पर क्या है बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं दिलाया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें है कि बच्चे से कोई भी फीस या फिर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, और उसे क्या है पढ़ने से रोका नहीं जाएगा अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो इसे हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहते हैं। द वर्ड कंपलसरी मीन्स दैट इट इज़ कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट टू गिव फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इट डज नॉट मीन्स कंपलसरी फॉर पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल। तो इसमें कंपलसरी का क्या मतलब है, ये इसमें कहा गया है कि कंपलसरी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट हर एक बच्चे को क्या फ्री एजुकेशन देगी। ये नहीं है कि कंपलसरी इट डज़ नॉट मीन कि पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल में ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा। कंपलसरी का मतलब ये नहीं है। कंपलसरी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करनी चाहिए हर एक बच्चे की एजुकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर एससी एंड एसटी कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए कौन कौन से एजुकेशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं। एजुकेशन इज़ डायरेक्टली proportional to the advancement of any society. It is unfortunate till 21st century the dream of equality in education lag behind। कि हम बात तो करते हैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन में क्या है इक्वालिटी होनी चाहिए, बट ऐसा आज तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया। हम 21वीं सदी में रहते हैं बट आज भी क्या है कंपलसरी एजुकेशन और अगर हम कहें इक्वालिटी इन एजुकेशन नहीं आई है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे ही रह जाते हैं। So the following are the measures prescribed in the constitutional provisions of the welfare of SC and ST कि कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो प्रिस्क्राइब करे गए हैं। पहला अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15 ये कहता है द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट क्या है बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी किससे, एनी सिटीजन्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड क्रीड की किसी की भी जाति के आधार पर या उसकी क्रीड के आधार पर क्या है उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डायरेक्ट्स दैट the state to protect the educational interest of the weaker section of the society especially SC and ST। SC और ST का जो एजुकेशनल का इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन का उसको प्रोटेक्ट करेंगे किसमें, आर्टिकल 46 में। उसके बाद आर्टिकल 335 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल कंसीडर द क्लेम ऑफ मेंबर्स ऑफ SC ST फॉर मेकिंग द रिजर्वेशंस को बनाए रखने के लिए इन सर्विसेज कीपिंग इन माइंड द एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख करके क्या है इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 275(1) क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेक्स प्रोविजंस दैट द यूनियन ऑफ इंडिया शैल मेक ग्रांट देगी टू स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स किसके लिए, शेड्यूल्स एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाएंगी उनमें क्या देगी, अपनी ग्रांट देगी, सहायता देगी। आगे बात करते हैं सुपरविजन्स ऑफ वर्किंग ऑफ स्कूल्स इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन कि स्कूल की वर्किंग का सुपरविजन और इम्प्रूवमेंट करना एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। सो इन दिस पेयर्स द गवर्नमेंट हैज़ सजेस्टेड फॉलोइंग सोल्यूशंस। सबसे पहला है कि दिस वर्क वुड बी डन थ्रू द मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई जाएं जो क्या करेगी, स्कूल की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करेगी और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का प्रयास करेगी। देन लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें कि टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं ऑफ लोकेलिटीज़ वुड बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी। सो टीचर्स हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं लोकल, देन गार्जियन ऑफ लोकेलिटी, ये मेंबर्स बनेंगे इस कमेटी के। देन कमेटी विल प्लान द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो क्या है, कमेटी क्या है बैठेंगी और प्लान बनाएंगी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं स्कूल की वर्किंग की और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये प्लान करेंगी एंड एनालिसिस करेंगी। उसके बाद है इट सुपरवाइज अबाउट फंड कहाँ से आएंगे, देन इज़ इट यूजिंग और नॉट प्रॉपरली कि जो भी फंड्स आए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट से या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फंड आए हुए हैं क्या उनका प्रॉपरली यूज़ हो रहा है स्कूल में या नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। देन स्कूल
would be run in 2 shifts so that more and more students can get education. अगर स्कूल को 2 शिफ्ट्स में चलाया जाए, जैसे कि एक स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे, और उसके बाद क्या है कि 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक, इस तरह से 2 शिफ्ट में स्कूल को चलाया जाता है। और बहुत सारे स्कूल हैं जो ऐसे चलते भी हैं, तो इससे क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे। देन एवरी विलेज वुड फॉर्मुलेट एट लीस्ट 1 स्कूल, कि हर विलेज में कम से कम 1 स्कूल तो होना ही चाहिए। देन इफ़ टीचर्स आर लेस, अगर टीचर्स कम हैं, देयर शुड बी प्रोविजंस फॉर वैकेंसीज फॉर देम सच दैट क्लासरूम वुड नॉट बी रिमेन फ्री विदाउट टीचर। अगर टीचर नहीं हैं तो वहाँ पर क्या वैकेंसीज़ के प्रावधान किए जाने चाहिए, वैकेंसीज़ लाई जानी चाहिए, ताकि कोई भी क्लासरूम टीचर के बिना खाली ना रहे। देन सेंट्रल गवर्नमेंट वुड सेट मिनिमम क्राइटेरिया फॉर टीचर क्वालिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को टीचर क्वालिफिकेशन की, टीचर में कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया को सेट करना चाहिए। इन सर्विस टीचर वुड कंप्लीट द क्वालिफिकेशंस विद इन 5 years। अगर कोई टीचर पहले से लगे हुए हैं अपनी जॉब पर और उन्होंने वो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर नहीं पूरा किया है, क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया हुआ है, तो उनको 5 साल दिए जाएंगे उसको पूरा करने के लिए। तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो तय करनी चाहिए। टीचर्स सैलरीज, अलाउंसेस एंड टर्म्स कंडीशंस वुड बी डिसाइडेड, कि टीचर की क्या सैलरी होगी। अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स हैं तो सबकी सेम सैलरी होनी चाहिए। तो क्या है कि सैलरी, उनके अलाउंसेस, टर्म्स एंड कंडीशन सबको अच्छे से डिसाइड किया जाना चाहिए। देन टीचर्स हैज़ टू कंप्लीट द करिकुलम इन सर्टेन टाइम पीरियड एंड इवेल्युएट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कि टीचर को क्या है कि टाइम पीरियड में अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहिए। उसके बाद क्या उनका इवेल्युएशन करना चाहिए कि क्या वो उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ही हैज़ टू गिव सेपरेट टाइम टू द वीकर स्टूडेंट एंड टीचिंग टीचर्स एड्स फॉर क्लैरिटी ऑफ कंटेंट मैटर। जो बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है, वीकर हैं, पुअर बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि टीचिंग एड्स तैयार करने चाहिए, ताकि बच्चों की जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी फॉर्म्ड अगेंस्ट द फैकल्टी टीचर्स, कि अगर कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की जाती है, ठीक है, टीचर्स के द्वारा, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए कि हर काम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पर किया जाए। देन अ टीचर कैन नॉट गिव ट्यूशन, टीचर क्या है पर्सनल ट्यूशन नहीं दे सकते। इफ़ ही डज़ नॉट अलाउ फॉलो स्ट्रिक्ट रूल ही वुड बी चार्ज गिल्टी, अगर टीचर फिर भी मना करने के बाद भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, ये पाया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई टीचर जो है वो बच्चों को पर्सनल ट्यूशन देते हैं तो क्या बच्चे स्कूल में ठीक से पढ़ते नहीं हैं और टीचर स्कूल में ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, वो क्या है एक्स्ट्रा ट्यूशन के नाम पर क्या घर पर बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे क्या बच्चों को, जो बाकी बच्चे हैं उनको ठीक से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो क्या है कि टीचर क्या है अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता, ये प्रोविज़न बनाया गया। उसके बाद क्या है कि डिसीजंस ऑफ करिकुलम एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, इस चीज़ का डिसीजन लेना, और इवैल्यूएशन की कौन कौन सी टेक्निक को फॉलो किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। करिकुलम एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन कैन बी डिसाइडेड एज अंडर। पहला है, दिस पॉलिसी वुड कम इनटू इफेक्ट फॉर गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड all round of child general topics would be added in curriculum after deciding knowledge capacity of his mind, कि जो भी जर्नल टॉपिक्स हैं उन सबको करिकुलम में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए बच्चे के माइंड की कैपेसिटी को देखते हुए। उसके बाद एक करिकुलम वुड डेवलप फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड इट विल हेल्पफुल टू रिमूव द टेंशंस ऑफ चिल्ड्रंस। इसमें क्या है कि करिकुलम में वो सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चे का क्या है कि शारीरिक विकास भी हो बच्चे का और मानसिक विकास भी हो, और बच्चों का जो भी बर्डन है, जो भी टेंशन है वो रिमूव हो जाए। देन नो चाइल्ड कैन गिव एग्जामिनेशन विदाउट पासिंग एलिमेंट्री और बेसिक एजुकेशन, कि जब तक बच्चा क्या है अपना बेसिक एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पूरी करता तब तक क्या बच्चे की एग्ज़ाम नहीं लेनी चाहिए। देन एवरी चाइल्ड विल गेट सर्टिफिकेट्स हु विल क्लियर द एग्जामिनेशन, कि जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन अपनी क्लियर कर लिया उन सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, जैसे हमें डीएम से मिलती है। इन 1813 थ्रू परमिशंस लेटर 43 ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट,
there has been charging from the education is free and compulsory education it was the first step कि 1813 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लाने की कोशिश की थी। ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी, आर्टिकल 21 लाया गया था, कन्फाइंड दैट द फंडामेंटल राइट बना दिया गया था एजुकेशन को, विच इज़ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज वॉज प्रोवाइडेड एज कंपलसरी कि 6 से 14 वर्ष जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो क्या बच्चों को फ्री दी जाएगी, कंपलसरी दी जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके बाद कि इन थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर रिजर्व्ड with article from 14 to 32 article 15A states that people lead their life without biasing on religions, caste and gender। कि इसमें क्या है कि जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 32 और आर्टिकल जो 15 है वो क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर क्या है कि बायस नहीं, पक्षपात नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजन्स, कास्ट एंड जेंडर को लेकर के। आर्टिकल 28A कहते हैं क्लियर्स दैट रिलीजन्स एजुकेशंस इन एनी स्टेट और स्कूल वुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट और सिटीजन। कि अगर रिलीजन, धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो क्या है कि किसी पर इम्पोज नहीं की जाए, किसी पर थोपी नहीं जाएगी कि आपको इस धर्म की शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। आर्टिकल 29B कहते हैं डिक्लेयर्स दैट नो वन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनरोल इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड जेंडर। कि किसी भी बच्चे को ये इस चीज़ से रोका नहीं जाएगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि आपकी जाति अलग है, आपकी धर्म अलग है, आपकी भाषा अलग है। किसी भी बेसिस पर बच्चे को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश ले सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइमरी एजुकेशन के। पहला है एजुकेशन इज़ यूजफुल मेकिंग गुड सिटीजन कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्राइमरी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्या होती है, बेस होती है किसी भी चीज़ का, किसी भी बच्चे के लिए बेसिस का काम करती है। अगर उसकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होगी, बेहतर होगी, तभी उसकी क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। देन हेल्पफुल टू मेक गुड करेक्टर कि अच्छा नैतिक विकास होगा बच्चे का, क्या अच्छा करेक्टर बनेगा उसका। अच्छे करेक्टर के लिए, अच्छे चरित्र के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गुड लीडरशिप कि बच्चे के अंदर क्या है नेतृत्व की भावना का भी उदय होता है। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। प्राइमरी एजुकेशन इज़ हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट। ऑफकोर्स बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, बच्चा मिलजुल करके दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ रहता है तो उसका सामाजिक विकास भी होता है। नो द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, बच्चे को क्या है जीवन की रियलिटी, सच्चाई का पता चलता है। देन प्राइमरी एजुकेशन इज़ हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। प्राइमरी एजुकेशन से क्या है उसे इंटरनेशनल, हमारे देश के अलावा बाकी देशों के बारे में भी पता चलता है, उनकी इकॉनमी के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन प्रिपेयर मैन फॉर गुड फ्यूचर। प्राइमरी एजुकेशन से क्या बच्चा क्या है उसका भविष्य अच्छा बनता है, ठीक है, वो अच्छा इंसान बनता है। प्राइमरी एजुकेशन हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ मैन। बच्चे के अंदर क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए हेल्प करती है। डेवलप बेसिक्स ऑफ लाइफ की जीवन का आधार जो है वो प्रदान करती है प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंडिया में। पहला है लेस फेथ इन प्राइमरी एजुकेशन कि प्राइमरी एजुकेशन पर इतना ज़्यादा फेथ नहीं किया जाता। ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया जाता है, ज़्यादातर ध्यान हायर एजुकेशन पे दिया जाता है, तो क्या इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस जो है, जो पैसा है, ठीक है, सबके पास समान नहीं है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो इसकी वजह से भी क्या है प्राइमरी एजुकेशन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। देन लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, इतने ज़्यादा ट्रेन टीचर्स की कमी है, अभाव है, एक बहुत बड़ी समस्या है।
देन लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट, कि प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर स्कूल फैसिलिटीज़, ठीक है, प्रॉपर क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है बहुत सी जगह पर, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो क्या उनको काम पर लगा देते हैं, तो इसी वजह से भी बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो पाती है। देन नोट अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड एजुकेशन, की जो गरीब माँ बाप है, जो अनपढ़ हैं, ठीक है, तो वो भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो सोचते हैं कि स्कूल जा कर के क्या करेगा, तो इसी वजह से क्या है कि अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से भी प्राइमरी एजुकेशन पीछे है। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है कि स्कूल भी इतने ज़्यादा नहीं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या है अनपढ़ रह जाते हैं, ठीक है, उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे देश की। स्कैर्सिटी ऑफ स्कूल, वही बात है, स्कूल इतने ज़्यादा नहीं हैं। देन डिफेक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, कि कागजी कार्यवाही तो हो जाती है, कागज़ों में हर चीज़ दिखाई जाती है, शो की जाती है, बट अगर हम देखें रियलिटी बहुत अलग है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की डिफेक्टिव पॉलिसी भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है प्राइमरी एजुकेशन के और क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।